स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवीआई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपको बता दें कि इसमें सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को हम लोग यानी कलेक्ट किए हैं और ये कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा जो हम लोग यानी ये सारे प्रश्न को है कलेक्ट किया गया है और ये आप लोग का पार्ट वाइज जो है आप लोग को हम यानी प्रोवाइड करने वाले हैं। लगभग ये 5 से 6 पार्टों में आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का इसी तरह आपको यानी पार्ट बाई पार्ट हम आपको जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये आज आपका पहला पार्ट है और आप लोग का ये डिमांड पे ये वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हमें फोर्स कर रहे थे और आप लोग बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग के लिए इतना हमें करना चाहिए। तो बस आपसे एक छोटी सी मेरा और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है अपने दोस्तों को एक बार थोड़ा सा जम करके शेयर कर दीजिएगा। अपने अपने दोस्तों को ग्रुप में एक एक बच्चे को लगभग 5 से 6 फ्रेंड्स को यानी शेयर करना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी है क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनता है कि आप भी मेरे लिए इतना जरूर करेंगे। आई होप, उम्मीद है कि आप लोग भी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। तो चलेगा इस शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलेगा इस जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या कहलाता है पहला क्वेश्चन। ठीक है, कि दक्षेस यानी दक्षेस जो है यानी क्या है, जिसको दक्षेस को क्या बोला जाता है, सार्क भी बोला जाता है। तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि सार्क का स्थापना जो है 1985 में हुआ था। ठीक है, एक्चुअल में आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता रखे हैं। ठीक है, और ये ढाका में हुआ था। हाँ, और ढाका में हुआ था। देखिए सार्क में जो है कितना देश है, लगभग पहले 7 देश था, लेकिन अभी जो है कुल मिलाकर के कितना देश हो गया, उसमें 8 देश हो गया। ठीक है, कितना देश हो गया, 8 देश हो गया। जो अभी बाद में कौन जोड़ा गया यानी अफगानिस्तान को जोड़ा गया, जो मिलकर के कितना यानी 8 हो गया। आखिर दक्षेस जो है यानी क्या है, ये सार्क जो है क्या। देखिए दक्षेस सार्क जो एक संगठन है। ठीक है, इस संगठन जो है, ये संगठन को क्यों बनाया गया है। देखिए इस संगठन को बनाने का यही एक ये है कि इसमें जो है मतलब आपसी भाई मतलब दोस्ती हो, संचार, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, खेल, वातावरण, मौसम विज्ञान, संस्था, जनसंख्या, हर एक चीज में जो है मतलब ये क्या करता है यानी समितियां गठित करती है, जिससे क्या करता है, फिर से आपको हम एक बार दिखाना चाहेंगे और इसको अच्छे से आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। आपको हम ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देख करके इसको नोट कर लीजिएगा। ढाका में हुआ था, अभी तक 11 यानी शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। अब तक यानी 11 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। इसके शिखर सम्मेलन में प्रादेशिक सहयोग बल दिया जाता है, व्यापार निवेश को प्रोत्साहित करता है। देखिए इस संगठन में क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है, एक दूसरे दोस्त के बीच मतलब क्या व्यापार यानी मित्रता कायम रखता है। ठीक है, और इसमें जो है मतलब क्या व्यापारी किया जाता है हर क्षेत्र में, जैसे कि देश में मित्रता, पारस्परिक शांति तथा क्या विकास में वृद्धि की गई है। प्रारंभ में सार्क ने तकनीकी सहयोग बल दिया गया, मतलब 11 तकनीकी समितियां सार्क द्वारा स्थापित कर चुकी है। जैसे कि आपको पहला बताया कि हम कृषि बताए, संचार बताए, शिक्षा, संस्कृति, खेल, वातावरण, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या, ड्रग्स विज्ञान, तकनीकी, ये सारा जो है इसमें क्या है, ये ट्रांसफॉर्म, महिला विकास, ये आदि समितियां यानी कुल 11 समितियां का यानी अब तक ये कर चुका है। ठीक है, और ये इसमें जो है ये सारे चीज को जो है इंक्लूड किया गया है और ये आप लोग अच्छे से एकदम बिल्कुल आप लोग रोक करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो अभी आपको हम करवाए। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वीवीआई है, इसलिए कोई भी बच्चे जो है बिल्कुल आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। से एक बार जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, भूमंडलीय ताप क्या है। देखिए भूमंडलीय ताप के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि भूमंडलीय ताप आखिर है क्या। तो भूमंडलीय ताप का मतलब क्या परिघटना के विश्व में तापमान बढ़ता है। देखिए धीरे धीरे जो है विश्व में क्या है तापमान बढ़ता है। इसका बढ़ने का रीजन है, क्या रीजन है, कल कारखाना, गाड़ी, वाहन यानी ज्यादा चलने लगा है। अभी देखिए सब हर एक घर में जो है 3 से 4 जो है वाहन है, चाहे 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है या कोई भी हो, लेकिन अभी जो है लोग जो है बिल्कुल अब जो है वाहनों में सफर करते हैं। इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, कल कारखानों से बहुत ज्यादा यानी प्रदूषण होता है। ठीक है, और विज्ञान के बढ़ते कदमों से कल कारखाना, मोटर वाहनों काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके द्वारा उत्पन्न धुआं, गर्म वाष्प ताप वातावरण प्रभावित करता है। इस कारण से धरती ताप का काफी बढ़ गई है। धरती ऊपर धुआं का धुलकन की प्रति धरती गर्मी अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच रही है। फलतः धारा हरित ग्रह प्रभाव के कारण गर्म हो रही है। तो देखिए ये भूमंडलीय ताप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी आप इसको भी अच्छे से एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा जो भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। जितने सारे बच्चे क्लास कर रहे हैं बस आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिए, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। राइट, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसे तीसरा क्वेश्चन में क्या कहलाता है कि क्षेत्रवाद है क्या। पहले क्षेत्रवाद की बात करते हैं। देखिए क्षेत्रवाद जो है हर क्षेत्र में होता है, चाहे राजनीति में होता है, चाहे जमीनी स्तर, यानी देखिए क्षेत्रवाद का तात्पर्य ऐसे चिंतना से जिसमें क्षेत्रीय पहचान की राजनीति होता है। चाहे राजनीति प्रक्रिया में भागीदारी का प्रमुख आधार होती है। क्षेत्रीय पहचान विशिष्ट संस्कृति पर भी भाषा, भौगोलिक परिस्थिति, प्रजाति के आधार पर विकसित हुई है। यानी अलग अलग चीज में जो है मतलब क्या क्षेत्रवाद होता है, जैसे भाषा, भौगोलिक परिस्थिति, प्रजाति, राजनीतिक, इस पर भी मतलब क्या क्षेत्रवाद होता है। भारत में इस तरह की क्षेत्रवादी विभिन्नता सदैव
डिमांड रही है। राजनीतिक में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति, क्षेत्रीय दलों का निर्माण, क्षेत्रीय आंदोलन का विकास तथा अलगवाद के रूप में देखी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिएगा हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आ गया है, क्या कहलाता है कि एक ध्रुवीय विश्व क्या है, यानी एक ध्रुवीय विश्व जो है ये क्या है। शीत युद्ध के समय 1945 से 1991 में दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच शक्ति का बंटवारा था। ठीक है, देखिए पहले एक बार एक ध्रुवीयता मतलब क्या है। देखिए 1945 से 1991 के दो अलग अलग गुटों में देश जो है क्या हो गया, शामिल मतलब बीच में शक्ति का बंटवारा हो चुका था। एक क्या हो गया था, सोवियत संघ बट गया था, और एक क्या, अमेरिका बट गया था। दो जो है बहुत एकदम शक्तिशाली मतलब देश जो है अलग अलग गुटों में बट गया था। ठीक है, शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने दो अलग अलग शक्ति केंद्र मतलब अगुवाई किया था। सोवियत संघ का पतन, सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बन गया था। जो आपको पता होगा अमेरिका एक विकसित देश है जो सबसे बड़ा महाशक्ति बनकर के उभर गया है, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे सब जो देश अब यानी महाशक्ति की ओर निकल रहा है। लेकिन पहले जो है 1945 से लेकर 1900 इधर जो है आकर के यानी महाशक्ति के रूप में कौन उभरा, अमेरिका उभरा, क्योंकि इसको जो है सब देश जो है सपोर्ट करने लगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि मतलब महाशक्ति के दबदबा में हो बदलता, इससे एक ध्रुवीयता यानी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन को दिख रहा होगा। ठीक है, व्यवस्था कहा जाता है। भौतिक शब्द में ध्रुव का यह एक तरह की धार्मिक प्रयोग होता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो, तथा इसे वर्चस्व शब्द में क्या कहा जाता है, वर्चस्व शब्द में इस्तेमाल वर्णित करना ज्यादा उचित होगा। तो ये एक ध्रुव विश्वता यानी ये चौथा नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो हम आपको सभी बच्चों को बोल दिए हैं कि अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोग का रेगुलर क्लास होने वाला। आप लोग का क्लास का टाइमिंग भी आपको बता दिया गया कि रोज आपको एक 7 बजे जो है क्लास आप लोग को यानी मिल जाएगा। 7 बजे यानी मॉर्निंग में, एक 7 बजे AM में आप लोग का क्लास होता है और एक 7:15 बजे PM में होती है। ये सारे क्लास का आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, मिस आप लोग नहीं करेंगे कोई बच्चे। ठीक है, तो एक AM में होता है और एक PM में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या है मैकमोहन रेखा क्या है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच ये रेखा है, और ये रेखा जो है कब यानी स्थापित किया गया था। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच का सीमा रेखा यह वास्तव में इस सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ये 1914 में मैकमोहन रेखा का यानी मतलब ये कर दिया गया था। ठीक है, इसका नाम रख दिया गया था। और ये के बीच कब हुआ था, जब शिमला समझौता हुआ था। जब शिमला समझौता आपसे पूछा जाए शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था, यानी 1972 में शिमला समझौता हुआ था। आपको ये इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा के बीच शिमला समझौता के तहत जो 1914 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को यानी आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में यानी इसको दिखाया गया था। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन, कौन रखा था इसका नाम, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसका नाम रखा गया था। क्या रखा गया था, मैकमोहन रेखा। भारत के अनुसार यह चीन के साथ यानी उसकी सीमा है, किसके साथ है, चीन के साथ इसकी सीमा है मैकमोहन रेखा का। ठीक है, जो तिब्बत जो है चीन में भी मतलब चीन और भारत का हिस्सा है, लेकिन वही एक जो है मतलब क्या एक रेखा खींचा गया है, उसको मतलब कौन सा रेखा के नाम से जाने जाते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे देखिएगा छठा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, इस पर हम आपको डबल टिक मार देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल, अगर किसी भी को नहीं उतारिएगा, लेकिन इसको आप लोग जरूर एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। आगे देखिए आपके स्क्रीन पे नव उपनिवेशवाद क्या है। देखिए नव उपनिवेशवाद क्या है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नव उपनिवेशवाद जो है क्या है, परंपरागत उपनिवेशवाद का एक नया रूप है। इसके अंतर्गत एक समृद्ध और तथा शक्तिशाली देश के किसी कमजोर देश पर यानी सीधी आर्थिक शोषण करने के बजाय उसका अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करता है। यानी जो है नवनिवेश का मतलब क्या होता है, किसी कमजोर यानी राष्ट्र पर यानी उसका मतलब शोषण, कमजोर देशों पर सीधे आर्थिक शोषण करने के बजाय उसके यानी अप्रत्यक्ष रूप से यानी उसको सहारा दे करके, जैसे अप्रत्यक्ष मतलब समझ रहे हो ना, यानी डायरेक्ट यानी वो प्रत्यक्ष रूप से यानी उसका मतलब क्या शोषण नहीं करते हैं, उसको पहले पैसा देते हैं, रुपया देते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको यानी तरक्की करते हैं, आगे करते हैं, उसको अप्रत्यक्ष रूप से यानी शोषण करते हैं, जिसमें कि उसको शक्तिशाली देश के आर्थिक सहायता देकर पहले आर्थिक उसका सहायता करता है। ठीक है, जिसका भी नवनिवेश का मतलब क्या होता है, जब वो क्या मतलब पहले कोई देश अगर कमजोर है उसको पहले क्या करता है, आर्थिक सहायता करता है, देकर के कमजोर देशों की नीतियों तथा उससे देशों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर यानी नियंत्रण करता है। जो उसको सहारा देता है वो अपने हाथ से यानी नियंत्रण करता था, उन नीतियों वो गतिविधियों को अपने लाभ की और यानी प्रभावकारी बनाता है। इसी को यानी नवनिवेशवाद कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये नवनिवेशवाद जो है बिल्कुल छोटे से जो कम यानी शक्तिशाली देश होता है वो जो है ये नीति अपनाते हैं। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रंगभेद क्या है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी रंगभेद के विरुद्ध
किए गए दो उपायों का यानी उल्लेख कीजिए। देखिए दो महत्वपूर्ण उपाय है और इन दोनों उपायों को आपको देखना है। रंग भेद, नस्ल आधारित भेदभाव या निष्कृष्टतम रूप है यह मानवता और क्या लोकतंत्र विरोधी है। आपको थोड़ा सा नॉइस आता होगा क्योंकि बारिश हो रही है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। क्या क्या है, देखिए रंगभेद है। रंगभेद क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र का रंगभेद विरुद्ध किए दो उपायों का यानी उल्लेख किया गया है। तो रंगभेद में दो, एक संयुक्त राष्ट्र ने 1954 में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद समर्थक सरकार के विरुद्ध यानी क्या राजनीतिक प्रतिबंध लगाया था, ये पहला वाला है। दूसरा वाला 1956 में संयुक्त राष्ट्र ने मतलब रेडियो सीओ के विरुद्ध यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाया था, तो ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण है। तीसरा देखिएगा आपका 8वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो आप लोग को आइए पता होगा, सुरक्षा जो है क्या है। तो देखिए आप लोगों को पहले एक चीज बताए थे, हम सुरक्षा परिषद में बताए थे कि सुरक्षा परिषद में कितना देश है, यानी 15 देश है। जो सुरक्षा परिषद का मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर देश में कोई घटना होता है तो वो सीधा जो है वो मतलब उसका यानी सुरक्षा करेंगे, जिसमें यानी वीटो यानी प्राप्त होता है। तो सुरक्षा परिषद में भी दो यानी भागों में बांटा गया है। एक होता है क्या यानी अस्थायी और क्या होता है अस्थायी। तो देखिए अस्थायी में कितना सदस्य है, ये 5 सदस्य है और अस्थायी में जो आपका यानी कितना सदस्य है, यानी 10 सदस्य है। तो कुल मिलाकर के 15 सदस्य आ जाता है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए 5 सदस्य जो अस्थायी रूप से है तो इसको क्या वीटो प्राप्त होता है। हाँ, जो शक्तिशाली बहुत ज्यादा होता है, जो किसी भी देश पर अगर कोई आक्रमण करता है बिना वजह के, तो उस पर जो है ये मतलब काफी कार्रवाई करते हैं और उसके विरुद्ध जो है 5 देश मिल करके लड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यानी सुरक्षा परिषद। तो यहाँ हम पहले जानेंगे क्या सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है, खतरे में आजादी, मानव का अस्तित्व और क्या किसी देश की जीवन के खतरों में भरा होता है। तब इसका मतलब ये है कि हर तरह को यानी खतरे से सुरक्षित यानी खतरा माना जाए। तो खतरे सुरक्षा मतलब सुरक्षा क्या है, तो सुरक्षा आपको समझ में आ गया। कोई भी अगर खतरा रहता है तो उस पर जो है मतलब पूरी तरह से यानी सुरक्षा उसको किया जाता है, तो उसको हम सुरक्षा बोलते हैं। तो सिंपल भाषा है, आपको इसको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ आपको हम बताएं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में दिया हुआ है सुरक्षा परिषद के बारे में आप लोग पढ़े होंगे और महाशक्ति भी पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है। देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO बोलता है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी WHO का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये विश्व व्यापार संगठन जो है इसका स्थापना जो है आप लोगों को पहले बता दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन अक्सर आते रहता है कि इसका स्थापना जो है 1995 में हुआ था। कब हुआ था इसका स्थापना, 1995 हुआ था। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। इसकी स्थापना जनवरी 1995 के विश्व व्यापार के मतलब नियमितकरण के उद्देश्य से की गई है। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक एंड अधिकारी के रूप में यानी काम करता है। इसके सदस्यों की संख्या 164 है। कितना, 164 है और प्रत्येक निर्णय सभी सदस्यों को यानी सहमति होती है। तो 9 नंबर क्वेश्चन ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई होप इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य था। तो ये तो आप लोगों को 164 देश था जो प्रत्येक निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से होती है, विश्व व्यापार संगठन। तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आर्थिक न्याय क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है, तो बताइए आर्थिक न्याय जो है ये क्या है। हाँ, तो आर्थिक न्याय क्या है। देखिए आर्थिक न्याय से तात्पर्य समाज के सभी प्रकार के वर्गों से है। समाज में यानी बराबरी तथा समानता से किसी के पास आवश्यकता से अधिक यानी संपत्ति ना हो, तो कोई भूखे से ना मरे, मेरा मतलब सारा समाज आर्थिक बराबरी का हो, ऐसे मतलब आर्थिक न्याय कहते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब समझ रहे हो, यानी अगर देखिए गाँव में, देहात में, शहर में कहीं भी अगर मतलब क्या होता है सभी वर्गों में यानी बराबर का यानी उसको मतलब संपत्ति हो, इसी को यानी बोलते क्या आर्थिक न्याय। जो कमजोर है उसको यानी सहायता करना, ये जो है इसी के अंतर्गत आता है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य समाज के सही प्रकार के वर्गों में समाज में बराबरी तथा समानता, यानी सबका क्या होना है, समानता होना चाहिए, चाहे आर्थिक स्थिति से हो या सामाजिक स्थिति से, किसी भी स्थिति में उसको बराबर का यानी हक दिया जाए। ठीक है, किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति ना हो, यानी अधिक संपत्ति ना हो, जो कभी मतलब जो भूखे ना हो। ठीक है, जो मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा ही हो जाता है और किसी के पास कम हो जाता है, तो उसको जो है इसका कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। आर्थिक मतलब समान, सीधी सीधी बात है क्या न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, तो समानता, यानी सबके यानी कि समान हो, सबका आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक कोई भी स्थिति हो, जो उसका यानी समान होना चाहिए, तो इसी को यानी आर्थिक न्याय बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आप लोग का 10 क्वेश्चन था जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि हम यानी जो है स्पेशल एग्जाम का तैयारी करना चाहेंगे मात्र 2-1 महीना में, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अगर PDF एंड नोट्स यानी प्रोवाइड मतलब लेना चाहेंगे तो आप लोग बिहार बोर्ड स्टडी को यानी अपलोड कीजिए, वहां जाकर के कोर्स को परचेज कर लीजिए। अभी तो उस कोर्स का यानी 499 रुपया प्राइस
प्राइस है, लेकिन देखिए आप लोगों को जो हम 1 से 2 दिन में आप लोग को ऑफर जो है दिलाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम बोल रहे थे सर हम लोग को कुछ जो है छूट देना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग को छूट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अब तक जो है 499 रुपये में खरीद लिया, लेकिन कुछ आप लोग को जो है इसमें छूट देंगे, जिसमें आप लोग घर बैठे आराम से यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और बिहार बोर्ड का टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग को स्पेशल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवे क्वेश्चन, सारा चीज हम लोग यानी आपको जो है प्रोवाइड करेंगे उसमें। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।